नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ एक उपयोगी विषय जिसकी जानकारी प्राप्त करने की इच्छा लगभग सभी जातकों को रहती है कि मेरी कुंडली में इस प्रकार का यह योग है, इसका क्या अर्थ है। आज उस विषय में हमें जानकारी देने के लिए आदरणीय उत्तरा दीदी बैठी हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। एक्चुअली आज हम थोड़ी सी द्वादश भाव पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे जो ज्योतिष साहित्य है उसमें छठा, आठवां और 12वां इन तीनों भावों को दूर स्थान माना गया है और ऐसा माना गया है कि ये तीनों भाव, यहाँ पर जो भी ग्रह होता है उनके स्वामी जो रहते हैं वो हमेशा खराब फल देते हैं, अच्छे फल नहीं देते। या स्थित ग्रह भी जो हैं उनका जो प्रभाव है, यदि वो अच्छे स्वामी होते हैं तो उनका प्रभाव भी कम हो जाता है, इस तरह से माना गया है। तो आज हम इसी संबंध में थोड़ा सा द्वादश भाव को लेकर, हम आठवें भाव को भी लेंगे फिर कभी। आज हम द्वादश भाव को लेकर विभिन्न ग्रह किस प्रकार उसमें फल देते हैं और क्या फल देते हैं ये देखने का प्रयास करेंगे। हमारे जो पूर्वज ज्योतिषी हुए हैं, महान ज्योतिषी, उन्होंने ये कहा है कि लग्न से लेकर अष्टम भाव तक जो भी हैं वो हम इस जन्म में पाने वाले दुख सुखों के बारे में जान सकते हैं, लग्न से लेके अष्टम भाव। और नवम, दशम, एकादश और द्वादश जो हैं इनको उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जोड़ा है। तो इसमें 12वां भाव जो है पूरी तरह से मोक्ष से जुड़ा हुआ है कायदे से, जिसमें व्यक्ति आवागमन, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करता है। और आध्यात्मिक और आत्मिक पूजा भी हम इसी भाव से देखते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त 12वां भाव जो है हानि का, कष्ट का, बंधन का, हमारी सीमाओं का भी द्योतक है। फिजूल खर्ची, धन का हाथ से निकलना, बाहरी स्रोतों से आमदनी, गुप्त गतिविधियां या धोखाधड़ियां इसी भाव से हम देख सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो है कि कोई भी भाव जो है पूरी तरह से दुर्भाग्य युक्त नहीं होता। यदि कोई भाव पापग्रस्त होता है तो वो बुरे परिणाम अवश्य देता है। तो किस भाव के साथ जुड़ा हुआ है उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि वो हमें अच्छे परिणाम देगा या खराब परिणाम देगा, किस भाव से वो जुड़ा है। हालांकि द्वादश भाव जो है हानि है, खर्चे हैं, खरीदारी है, विनिवेश है, दान दक्षिणा है, इन सभी से जुड़ा हुआ है। तो जिस जिस भाव से जुड़ता है उसके अकॉर्डिंग वो खर्चे भी देता है या उन सब भावों से जुड़े हुए फल भी प्रदान करता है, उनमें हानि पहुंचाता है। जैसे धन भाव से जुड़ा है तो व्यक्ति खर्चा करता है, किसी पे भी खर्चा करे, रुपए पैसे का, रत्न खरीदे, कुछ भी। तीसरे भाव से जुड़ा रहता है तो वो यात्राओं पर खर्चा करता है। चौथे भाव पर जुड़ा रहता है तो जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी पर या अपनी माँ की लंबी यात्राओं पर। पंचम भाव से जुड़ा रहता है तो अपने पुत्रों की, संतान के ऊपर खर्चा करता है, उनकी शिक्षा भी हो सकती है या उनके परेशानियों के ऊपर भी खर्च कर सकता है। इस तरह से जो है हर भाव से, पंचम भाव के अलावा छठा भाव है तो वो आपस में लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी में खर्चा करता है। सप्तम भाव से जुड़ा है तो पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उस पर खर्चा करना पड़ता है। अष्टम भाव से यदि जुड़ता है द्वादश भाव तो व्यक्ति को दूसरों को पैसा देना ही पड़ता है, किसी न किसी को। नवे भाव से जुड़ता है तो व्यक्ति लंबी लंबी यात्राओं पर, अपनी उच्च शिक्षाओं पर या अपने पिता पर इस तरह से खर्चा करता है। और 10वें भाव से यदि जुड़ता है द्वादश भाव तो व्यक्ति जो है अपने कार्य व्यवसाय पर से खर्चा करता है। और इस तरह से जो है हर भाव से द्वादश भाव जुड़कर विभिन्न तरह के खर्चा करना देखा जाता है। अब द्वादश भाव में हम यदि उसका फलित देखना चाहते हैं तो हमें वहां का स्वामी और वहां पे स्थित ग्रहों को तो हम देखें। इसके अलावा हम ये भी देखें कि वो किस नक्षत्र में स्थित है, वहां का स्वामी किस नक्षत्र में स्थित है या वहां पर स्थित ग्रह किस नक्षत्र में स्थित है, और नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है और नक्षत्र स्वामी किन किन भावों का स्वामी है। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो हमें सही फलित या सही जानकारी प्राप्त होगी और हम सही फलित कर पाएंगे। अब हम सामान्यतया जो हमारे जो गुरु ग्रह हैं वो किस प्रकार के फल देते हैं यहाँ पर वो हम देख लेते हैं।
ग्रह यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ भावों के स्वामी से दृष्ट हैं, तो वो फिर अच्छा फल दे जाते हैं, अन्यथा वो खराब फल भी दे सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम नेपच्यून को ले लेते हैं। नेपच्यून जो है गुप्तता का, रहस्यमयता का, मनोवैज्ञानिक का, खोज, गुप्त विद्याओं का, इन सब का कारक है। और यदि ये द्वादश भाव में होता है और शुभ दृष्टि संपन्न होता है, तो जातक सभी तरह की गुप्त गतिविधियों में संलग्न रहता है, उसे सफलता भी मिलती है, वो जासूसी कार्य में भी सफल हो सकता है और अकेले चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर लेता है। हाँ, लेकिन यदि नेपच्यून पापग्रस्त है, कुंडली के अकारक ग्रह उसको देखते हैं, तो व्यक्ति लंबी बीमारी के कारण अस्पताल में रह सकता है, या फिर गलत गतिविधियों से जुड़ जाता है, या किसी कारणवश जेल की यात्रा उसे करनी पड़ती है, या जेल में रहता है, या किसी ऐसे गुप्त संगठन के कब्जे में रहता है जो कि आतंकवादी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हमें ये जानकारी मिलेगी कि नेपच्यून अकारक भाव से तो जुड़ा हुआ नहीं है। और इसी तरह से यदि अकारक होता है तो हमें गुप्त शत्रु, गंदी गंदी योजनाओं में शामिल होना पड़ता है, बदनामी मिलती है, अपमान मिलता है, और जातक जो है हमेशा डरा डरा सा रहता है। अब यदि हम हर्षल को देखें, यूरेनस को, तो यूरेनस यदि वहां पर है और शुभ भावों से दृष्ट है, तो हम आध्यात्मिक विद्याओं से व्यक्ति जुड़कर बहुत सफलता प्राप्त करता है, स्पिरिचुअल विद्याओं से, रसायन विद्या से, केमिकल इंडस्ट्री से भी जुड़कर सफलता प्राप्त करता है, या कार्य करता है, या शोध करता है, क्योंकि जो यूरेनस है वो शोध कार्यों का भी कारक है। पर ऐसा होता है कि वो चुपचाप काम करता रहता है, लोग उसके बारे में जान भी नहीं पाते, और उसको यदि वो पेटेंट करवाना चाहता है तो पेटेंट भी नहीं मिल पाता। किंतु यदि हर्षल पापग्रस्त है, तो उसको जानवरों से, जो जंगली जानवर होते हैं, उनसे दुर्घटना के बाद भय रहता है कि उनकी उसकी लाश ही ना मिले, या वो मार दिया जाए, या कुछ भी हो जाए, उसका अपमान हो सकता है, मनोवैज्ञानिक और गुप्त विद्याओं से तकलीफ हो सकती है, अचानक बीमार पड़ सकता है, और सही रोग का पता ही ना चले कि इसको क्या बीमारी है, और अनचाहे शत्रुओं का सामना उसको करना पड़ता है, जो गुप्त शत्रु होते हैं उसके। और जातक का खुद का व्यवहार भी थोड़ा सा सनकीपूर्ण हो जाता है, चिड़चिड़ा और क्रोधित जल्दी हो जाता है। अब आता है शनि। हम इनको जो दूरी के हिसाब से ग्रहों को लेते जा रहे हैं, कि सबसे दूर जो है हमारा नेपच्यून या फिर यूरेनस, अब शनि आया। तो शनि यदि द्वादश भाव में शुभ दृष्टि संपन्न है, तो जातक शांत और एकांत के वातावरण में रहकर मेहनत के कार्य करता है, उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। शनि यदि बलवान हो, स्वग्रही हो, या उच्च का हो, तो जातक स्वयं ही एकांत प्रिय हो जाता है। और जातक के जो गुप्त शत्रु होते हैं, लेकिन वो हमेशा सक्रिय रहते हैं शनि के द्वादश भाव में होने से, उसे जानवरों की चोट और घाव का खतरा रहता है, क्योंकि 12वें भाव से जंगली जानवर और बड़े बड़े जानवरों के बारे में हम देख सकते हैं, तो उनका भय तो हमेशा रहता ही है, और व्यक्ति खुद भी एकांत प्रिय और संकुचित प्रवृत्ति का हो जाता है। हाँ, और अगर शनि यदि पापग्रस्त हो जाए, तब स्थिति और खराब होती है, उसके जीवन साथी को कोई ऐसी लंबी बीमारी होती है जो ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये सप्तम भाव से छठा भाव है हमारे जीवन साथी के लिए। यदि कोई ग्रह उसको और पापग्रस्त भी कर रहा है, जैसे मंगल पापग्रस्त करता है शनि को, तो जातक जो है उत्पात और डकैती और आत्महत्या का भय बना रहता है। मंगल चूंकि उत्पाती ग्रह है, इसलिए यदि बुध उसको पापग्रस्त करता है अकारक होकर, तो उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ देता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है, हताशा निराशा से, और यदि उसको चोरी में भी नुकसान उठाना पड़ता है। और यदि हर्षल इस ग्रह को पापग्रस्त करे शनि को यहाँ पर, तो और भी बुरा होता है, सब कार्यों के उसे अशुभ परिणाम झेलने में पड़ते हैं। इसी प्रकार यदि शुभ ग्रह गुरु यदि द्वादश भाव में हो और शुभ दृष्टि युक्त हो, तो जातक को ऐसे कार्यों में सफलता मिलती है, जैसे परोपकार के कार्य, जैसे अस्पतालों में, आरोग्यशालाओं में, या एकांत कार्य जो रहते हैं, सैनिटोरियम वगैरह होते हैं, या फिर सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़कर वो कार्य करता है, और जन्म स्थान से दूर वो कार्य करने में सफल भी होता है यदि गुरु यहाँ पर है तो। और ऐसे स्थानों पर भी जहाँ बड़े बड़े जानवर रहते हैं,
द्वादश भाव का गुरु शत्रु पर विजय भी प्राप्त करता है। शत्रु नहीं होते या होते हैं तो वह उन पर विजय प्राप्त करता है। एक चीज और है कि गुरु की आदत है खर्चीलापन। तो 12वें भाव में यदि गुरु होता है तो खर्चीला करता है, वो चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हो या किसी भी अन्य भाव से जिससे वो जुड़ा रहता है गुरु, उन भावों से जुड़कर उन भावों से खर्चे करवाता रहता है। लेकिन जो कार्य होते हैं वो शुभ कार्य होते हैं, गलत कामों में खर्चा नहीं करता। मंगल यदि द्वादश भाव में हो और शुभ दृष्टि संपन्न हो तो व्यक्ति किसी सरकारी या गैर सरकारी भू संपत्ति का व्यवस्थापक होता है, उसको मैनेज करता है, जमीन जायदादों को। हाँ, हालांकि मंगल का नेचर है थोड़ा जल्दबाजी का, तो वो जल्दबाजी ना करे तो उसका कोई संकट या कुछ को कोई परेशानी नहीं होती है, अन्यथा उसको परेशानी हो सकती है। और मंगल यदि पापग्रस्त होता है तो शत्रु जो हैं उसके वो उपद्रव कर सकते हैं, जिससे उसको खतरा होता है। उपद्रवकारी खुद भी ग्रह घायल वगैरह हो सकता है, या बड़े बड़े जानवर उसको घायल कर सकते हैं। पापग्रस्त होता है तो जानवरों के पैरों के तले भी वो कुचला जा सकता है अकारक होने में। यदि शुभ है, शुभ राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है और दशम भाव से भी जुड़ता है और सूर्य से भी जुड़े तो वो जरूर श्रेष्ठ सर्जन बनता है, अस्पताल में काम करता है, ऑपरेशंस करने में सफल रहता है, क्योंकि मंगल सर्जरी का और सूर्य औषधि का कारक। किसी भी निर्णय पर ये हमें जब यदि सर्जन वगैरह के बारे में देखना है कि भाई वो मेडिकल में जा सकता है, तो हमें उसकी उम्र, उसकी आयु और उसकी दशा अवश्य देख लेनी चाहिए। कोई बुढ़ापे में सर्जन नहीं बनेगा, अगर किसी की बुढ़ापे में दशा आती है उसकी आयु का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो ये बातें भी हमारी देखने वाली होती है। अब एक बार और है कि मंगल यदि, क्योंकि पाप ग्रह है और दूसरा कोई पाप ग्रह जैसे शनि ही है उसको पापग्रस्त करता है, तो ज्यादातर वो जेल भी हो सकती है और या फिर लंबी बीमारी से ग्रस्त होकर वो अस्पताल में भी रह सकता है। किसी फैक्ट्री का मैनेजर जो बनता है तो उसके भी शनि यदि पापग्रस्त करे तो उसकी लेबर प्रॉब्लम उसके लाइफ में फैक्ट्री में बार बार होती है, और श्रमिक जो है उसके फेवर में नहीं रहते, हमेशा उसके विरुद्ध जाते रहते हैं। अब आता है हमारा शुक्र। शुक्र यदि यहाँ पर शुभ दृष्टि संपन्न है, क्योंकि वो शुभ ग्रह भी माना गया है, तो व्यक्ति जो है जेल में, अस्पतालों में या चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं या लेबोरेटरीज वगैरह में कार्य करता है। उसको गुप्त कार्यों से भी लाभ होता है और गुप्त विद्याओं में रुचि लेता है, सीख सकता है, उन्हीं से जुड़ा रह सकता है। शुक्र को प्रेम का देवता, प्यार का देवता भी कहा गया है, तो वो व्यक्ति को एकांत प्यार करने की प्रेरणा देता है। स्वेच्छा से व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है। ऐसे जातकों को घुड़सवारी करना और शिकार करना भी पसंद आता है। अब आजकल तो शिकार संभव नहीं है, ये पुराने जमाने के शौक थे। 12वां भाव जो है सुख और शैया का स्थान भी है, तो जिनके 12वें भाव में शुक्र होता है उनको अच्छा बिस्तर, अच्छा आराम देगा और नींद भी अच्छी आती है। ये एक बहुत अच्छा उसका जो है। लेकिन यदि शुक्र पापग्रस्त होता है तो वो विपरीत लिंगी के प्रति घूमता रहता है, उसके पीछे पीछे घूमता है, और जो है, जो होती हैं स्त्री या पुरुष जो भी हैं, वो उससे नफरत करते हैं। ये एक पापग्रस्त होने पर ये निशानी है। और ये नेपच्यून या हर्षल शुक्र को पापग्रस्त करते हैं तो भी उसके प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आता रहता है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और यदि शुक्र पापग्रस्त करता है तो अलगाव जैसे फल भी, शनि शुक्र को पापग्रस्त करता है तो अलगाव जैसे फल, सेपरेशन, तलाक, क्योंकि सामने वाले का छठा भाव है, आपका 12वां भाव है, तो आपको किसी न किसी रूप से हानि या नुकसान या मतभेद भी होने की संभावना है। मंगल यदि उसको पापग्रस्त करता है शुक्र को, और मंगल अकारक है कुंडली में, तो व्यक्ति किसी भी तरह के कानून ना मानकर काम वासना के पीछे पागल हो जाता है और कानून को ना मानकर कुछ भी गलत करने के लिए उद्युक्त हो जाता है। जो आपने रेप और मर्डर और ये सब देखे होंगे, उनके शुक्र मंगल द्वारा पापग्रस्त किया जाता है और या फिर उसको गुप्त रोग हो जाते हैं जिसके कारण उसको अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है। विशेष रूप से यदि वहां वृश्चिक राशि हो या वृषभ राशि हो, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है।
अब आता है बुध। यदि बुध जो है द्वादश भाव में होता है तो वो भी रहस्यात्मक, गुप्त और विचित्र वातावरण में रहकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। उसे वैज्ञानिक अनुसंधान भी कर सकता है और गुप्त विद्याओं में ज्ञान। यदि अन्य ग्रहों द्वारा शुभ दृष्टि संपन्न हो तो इनके स्वामी जो हैं गुप्तचर विभाग की तरफ भी ले जाते हैं, विशेष रूप से शनि। और यदि अकारक हैं ग्रह, शनि और मंगल अकारक होकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इसको गलत कामों में, फोर्जरी में, झूठे सिग्नेचर करके फायदा उठाने में, या बैंकों में जो फ्रॉड सिग्नेचर होते हैं उन सबको करने की प्रेरणा भी देता है। क्योंकि बुद्ध की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, लोटा मामा उसको कहा जाता है, तो वो जिसकी संगति में रहता है वैसा ही हो जाता है। अगर ये शुभ ग्रह होकर दृष्टि डालते हैं अच्छे भावों के स्वामी, तो वो अच्छे परिणाम देता है, अन्यथा वो गलत परिणाम भी दे सकता है। इस तरह का हमें ध्यान रखना चाहिए, ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इसके अलावा कुचक्र रचना, गंदी गंदी योजनाएं बनाना, षड्यंत्र रचना, ये जो है शनि मंगल अकारक होकर यदि इसको पापग्रस्त करते हैं तो इस प्रकार के फल। और अक्सर देखा गया है तो कुचक्री होते हैं उनकी कुंडलियों में ये दोनों ग्रह बुध को पापग्रस्त कर रहे हो। अब सूर्य आता है। सूर्य यदि द्वादश भाव में स्थित हो और शुभ दृष्टि से संपन्न हो तो व्यक्ति जो है सभी गुप्त विद्याओं या मनोविद्याओं में सफल रहता है। उसकी रुचि भी सबसे हटकर होती है। शुभ सूर्य को धन्वंतरी भी कहा गया है। और अतः जातक अस्पताल में रहकर आराम से काम कर सकता है, हॉस्पिटल में, और जहां पर सुरक्षित वातावरण होता है और एकांत रहता है। इसी प्रकार वो गुप्त कार्य भी कर सकता है, जैसे रसायनशाला है, जेल है, ऐसे स्थान जहां अकेले रहना पड़ता है। और शुभ दृष्टि संपन्न होता है तो वो आत्म बलिदान की भावना से भी प्रेरित रहता है। ये अपनी परवाह नहीं करता है, दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहता है, सेवा हो जो भी हो किसी तरह से। लेकिन यदि कमजोर पापग्रस्त हो तो ऐसा माना गया है कि उसकी प्रभावशाली लोगों से नहीं बनती है और उसे अकेले में, निर्जन में, अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ता है, अकेले में रहना। अब आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो है हमारे यहाँ वैसे तो जनसाधारण का कारक है, पब्लिक से जुड़ा हुआ ग्रह माना गया है, लेकिन क्योंकि ये 12वां भाव है, द्वादश भाव वैसे भी एकांत का भाव है, तो जातक को अस्पताल या जेल में ही काम करने की सफलता देता है। और सुदृष्ट होता है तो भी चंद्रमा हालांकि चंचल माना गया है, भावुक माना गया है, लेकिन फिर भी वो जो है अकेले में काम करने में, सेवा में, जैसे नर्स हैं हॉस्पिटल में, कंपाउंडर है, इन सब का कार्य करने की बहुत प्रेरणा देता है। और स्थिर राशि में यदि वहां होता है तो प्रेम संबंधों में भी गुप्तता देता है और चुपचाप वो बने रहते हैं, टूटते नहीं है, वन साइडेड भी रह सकते हैं। जल यात्राओं का कारक है चंद्रमा, तो यदि यहाँ पर जल राशि में चंद्रमा है तो व्यक्ति जहाज कंपनी, शिपिंग में या सबमरीन में या पनडुब्बी वगैरह में भी काम कर सकता है। अब नेपच्यून से जुड़ता है तब भी यही अक्सर है, क्योंकि नेपच्यून को भी समुद्र का देवता माना जाता है। हाँ, यदि चंद्रमा पापग्रस्त होता है 12वें भाव में तो तरह तरह की रुकावटें आती हैं। वो डरता है, उसे बंधन योग बनता है, ना समझी के कारण उसके कई बीमारियां हो सकती हैं, और स्त्रियों से छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं जो उसके लिए परेशानियों का कारण भी बन जाते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि विभिन्न ग्रह जो है हमारी कुंडली में स्थित, कौन सा ग्रह हमारी कुंडली के 12वें भाव में बैठा है उसके हिसाब से हम उसका फल कर सकते हैं। ग्रहों, एकाध ग्रह भी हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का फल वो 12वें भाव में दे रहा है। 8 दिसंबर 2062 का जन्म है इनका, 60 साल के हो जाएंगे अब ये। मीन लग्न की कुंडली है, 18 डिग्री का लग्न है, और इनका गुरु जो है वो 12वें भाव में है। लग्नेश ही 12वें भाव में है, लग्नेश और दशमेश। बाकी सब ग्रह जैसे चंद्रमा पंचम भाव में है, ठीक है, मंगल राहु पंचम भाव में है, चंद्रमा सेकेंड हाउस में है, सॉरी, शुक्र और सप्तम भाव में, ये भी स्वग्रही है, और सूर्य बुध नवम भाव में है, शनि केतु एकादश भाव में, गुरु 12वें भाव में है। तो अब इनके क्या हो रहा है कि हम यदि गुरु का फल देखना चाहें तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि गुरु की महादशा या अंतरदशा कब कब आएगी।
क्योंकि वो जो है तभी अपने फल दे पाते हैं। इनका लग्नेश 12वें चला गया है, मतलब कि स्वास्थ्य में बहुत अच्छा नहीं है। वैसे भी मीन लग्न वालों की हाइट वगैरह थोड़ी सी कम रहती है, चौड़े हो सकते हैं, थोड़े से फैटी हो सकते हैं, इसी टाइप का इनका व्यक्तित्व है। अब गुरु को हम ये देखेंगे कि गुरु किसके नक्षत्र में है यहाँ पर, या किस ग्रह से दृष्ट है। तो गुरु को हम देख रहे हैं कि मंगल और राहु के नक्षत्र में है गुरु, 11-12 डिग्री का है कुंभ राशि में। राहु इनका पंचम भाव में बैठा हुआ है और मंगल की दृष्टि उस पर है, गुरु पर। तो मंगल तो इनके लिए सेकेंड हाउस और 9th हाउस का स्वामी है, तो एक तरह से वो अच्छे भावों का स्वामी होकर मंगल लग्न को देख रहा है, अर्थात पैसे का प्रति प्रेम भी है और इनका पैसा भी भाग्यशाली है पैसे के मामले में। और इनकी मंगल की महादशा भी निकल चुकी है, अभी राहु की चल रही है जैसे। लेकिन ये राहु का जो नक्षत्र है, तो ये पंचम भाव से जो जुड़ रहा है ना इनका गुरु, तो बच्चे की चिंता करना, संतान की चिंता, या फिर संतान की तरफ देखिए अष्टम भाव है, पंचम भाव से 12वां भाव जो है वो अष्टम भाव है। तो इनके बच्चा जो है, एक ही लड़का है इनके, और काफी इंटेलिजेंट था बचपन से अभी तक, सब पढ़ाई वढ़ाई हुई, अचानक उसको ऐसी कोई परेशानी हो गई है मानसिक रूप से कि पिछले करीब करीब लगभग मेरा ख्याल है 4-5 साल से राहु के अंतर में कभी भी 2016-2017 के बाद से इनको बहुत परेशानी आ रही है। बच्चा काफी अपसेट रहता है, काफी अपसेट, तो उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है और उसके ऊपर इनका बहुत खर्चा हो रहा है बाकायदगी से, बहुत ही। हालांकि वो खुद भी कमाता भी है लड़का, लेकिन थोड़ा अगर बच्चा इंटेलिजेंट बच्चा अपसेट हो जाए तो बहुत ही परेशानी रहती है। उसकी शादी ब्याह को लेकर चिंता है, उसके कैरियर, अच्छा वाला कैरियर उसका छूट गया, काम चलाऊ वो कर रहा है। अगर हम लड़के की कुंडली से देखें तो वो हमें सारी चीजें पता लगेंगी, लेकिन पिता की कुंडली से भी, क्योंकि हम राहु की महादशा अगर देखते हैं तो राहु जो है वो बुध के नक्षत्र में है, और बुध इनका सप्तमेश है, दशमेश है, और 9th हाउस में बैठा हुआ है बुध, सॉरी मंगल की, हाँ मंगल ठीक है। तो ये जो है एक तरह से सप्तम भाव से जुड़ी हुई, इनकी वाइफ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो भी बहुत मोटी हो गई है, उनसे जुड़ी हुई चिंताएं, पुत्र से जुड़ी हुई चिंताएं, ये सारी चिंताएं जो है ना एक उनको खाए जाती हैं, हालांकि वो प्रदर्शित नहीं करते और खर्चा भी बहुत करते रहते हैं। ये खर्चा मैंने देखा उनका होते हुए, बहुत खर्चा होता है। हालांकि ये दूसरों पे खर्चा करने के शौकीन नहीं है, चैरिटी करते होंगे तो वो मुझे नहीं पता है, लेकिन घर में ही बीमारियों पे इनके घर में खर्चा बहुत होता है, कभी पत्नी है चाहे कभी पुत्र है, ये हमने देखा हुआ है। और अभी गुरु की महादशा तो अब इनकी आएगी, अभी तो ये राहु की महादशा ही चल रही है। तो गुरु की महादशा में इनकी पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बढ़ सकती हैं, बहुत मोटी हो गई है, मतलब मोटापे की ही बीमारी है उनकी वाइफ को, गुरु वही देगा ज्यादा, हार्ट से रिलेटेड, चलने फिरने में, मूवमेंट में, क्योंकि कुंभ राशि में गुरु बैठा हुआ है। पत्नी का अगर अपन देखें तो वो बाधक भी है, सप्तम भाव से लग्न जो है पत्नी के लिए द्विस्वभावक राशि है, वो बाधक भी है। हमने पिछली बार बाधक के बारे में चर्चा की थी। तो वाकई उनकी वाइफ को देखकर लगता है कि आगे उनकी तबीयत खराब ही रहने वाली है, उसी में उनका खर्चा ज्यादा होने वाला है। तो इस तरह से हम 12वें भाव में स्थित ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनका फलित कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि हम देखकर उनको डर ही जाएं, डरने की आवश्यकता नहीं है, उसका सूक्ष्मता से विश्लेषण करना आवश्यक है। बहुत बहुत बढ़िया दीदी, आपने पहले तो सारा सारगर्भिक तरीके से एक एक ग्रह के अनुसार और पहले भावों का, भावेश का जो संबंध है वो बताया, फिर ग्रहों का बताया, फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया। एक अद्भुत वीडियो, एक सारगर्भिक वीडियो, एक ऐसा वीडियो जिसमें सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सभी को बहुत पसंद आना चाहिए। आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों देती हैं। आप में से किसी भी विषय के लिए उनसे करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ दिया हुआ है। इसी के साथ एक बहुत बहुत बढ़िया वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।